वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। आज 14 आए थे, एक स्थगित हो गया चौथे नंबर का ई स्टैंपिंग वाला। 13 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई। 14 नहीं, चौथा, फोर्थ। श्री रविंद्र जायसवाल जी। धन्यवाद वन मंत्री जी। 2022 में परिवार के रिश्ते में अगर कोई प्रॉपर्टी देगा, एक भाई को, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, दामाद को, नाती को, पोता को, तो अब तक यूपी में 22 के पहले तक पूरा सर्किल रेट के बराबर स्टाम्प देना पड़ता था। मानिए आप अपने को प्रॉपर्टी देते हैं तो पूरा स्टाम्प देंगे, लेकिन 2022 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में तय हुआ कि अगर अब कोई प्रॉपर्टी एक भाई को, बहन को, बेटा को, बेटी को, नाती के, पोता को दान करेगा तो उस पर स्टाम्प कर दिया फिक्स केवल 5,000 रुपये। लेकिन यह दान था केवल आवासीय पर, कृषि पर। माना किसी के घर के में अगर एक आध दुकान बना हुआ है, आटे की चक्की है, पान का दुकान है, चाय का दुकान है, तो स्टाम्प एक्ट में वहाँ आ जाता है कमर्शियल, तो वह उसको दान नहीं कर पाते थे क्योंकि वह एक्टिविटी वहाँ होती कमर्शियल। आज के बाद से वह व्यवसायिक गतिविधि वाले भी प्रॉपर्टी, उसको भी बेटा को, बेटी को, भाई को, बहन को, नाती को, पोता को अगर आप लिखेंगे तो उस पर स्टाम्प आप हो जाए केवल 5,000 रुपया। अब तक शहर के अंदर 60% था और गांव के अंदर था 5%। माना 1 करोड़ प्रॉपर्टी है तो शहर के अंदर 7 लाख रुपया स्टाम्प पे करते हैं और शहर गांव में होता है तो 5 लाख रुपया करते हैं। अब आपको केवल पे करना है 5,000 रुपया, चाहे शहर का चाहे गांव का हो। अगर उसमें व्यवसायिक गतिविधि हो रही है और वह व्यक्ति के निजी है प्रॉपर्टी, तो वह भी अपने बच्चों को दान कर सकता है। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि विल एक्टिव होता है मरने के बाद। कहीं बच्चे या बाकी लोग इंतजार क्यों करें कि हमारे फादर जाए तो हमको प्रॉपर्टी मिले। पिता चाहता है कि मैं सब सेटलमेंट कर दूँ। आज के दौर में तो वह स्टाम्प लगता था, हम लोगों ने छोड़ रखा था। 2022 में कृषि आवास पर, आवास के बाद छूट जाएगा। माननीय मंत्री जी तय किए हैं कि अब उस पर व्यवसायिक गतिविधि भी है, नीचे शोरूम है, घर है, उसे में तो वह भी आप दान कर सकते हैं। चलो हाँ, क्या रहेगा 5,000 रुपये स्टाम्प और 1% शुल्क। हाँ, वो 2 उसके नाम पर प्रॉपर्टी होना चाहिए, कंपनी के नहीं। दो करोड़ है आपको, दो बाकी दो विभाग में हमारे पास जमीन है। हाँ, कार्यालय बनाने की जमीन जो ली है के लिए 2 जनपद में अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से रजिस्ट्री विभाग के अपने खुद की जमीन न होने के कारण से कार्यालय थे जेड से, और इसमें 2 जिले में हमें यह कैबिनेट पास किया है, वहाँ जमीन मिल जाएगा ताकि कार्यालय का निर्माण कर सकें। एक कुशीनगर था जी। नेक्स्ट हो गया आपका पूरा, जायसवाल जी हो गया। नहीं है, श्री नंदी जी से कहेंगे जो आज मंत्रिपरिषद में क्रम संख्या 5 पर जो एक जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के संबंध में मंत्रिपरिषद ने अपना सहमति व्यक्त की है, उसके विषय में माननीय नंदी जी आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि आप सभी विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का माहौल
और इन्वेस्टमेंट करने के लिए देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां भी लगातार संपर्क में हैं। जीसीसी नीति हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है और प्रख्यापित हो चुकी है। आज उसी की एसओपी हम ले आए हैं। हम उसी नीति के क्रियान्वयन है तो मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन निवेदित था, आज प्रदान किया गया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यूपी में जीसीसी का निवेश लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष में 21 कंपनियों ने निवेश प्रारंभ कर दिया है। या तो निर्माण का रोजगार के सृजन अवसर सृजित होंगे। पात्र इकाइयों को विभाग द्वारा वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता के अंतर्गत फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट, प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय सब्सिडी, पेरोल सब्सिडी, भर्ती सब्सिडी इत्यादि। गैर वित्तीय सहायता के अंतर्गत तकनीकी सहायता, समूह लिंकेज समर्थन, विनियामक समर्थन प्रदान किया जाएगा। निश्चित रूप से इसके प्रभावी क्रियान्वयन से निवेश में वृद्धि के साथ साथ युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बड़े रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग संभावित है, जो 21 कंपनियां आई। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट है, जैसे हम दे दें, हम दे या तो परमानेंट नोट अभी व्हाट्सएप पे दे फोटो खींचे, ठीक है सर। हाँ कंपनी का नाम है वो भी किस कंपनी है इसके पास में चालू के पास में हाँ जी, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, 2 विषय आपके हैं, उसके बाद हम बात करें। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। आज एक जेएस विश्वविद्यालय शुक्राबाद फिरोजाबाद में है। जेएस कौन सा नंबर है आपका? जो ये 12वां नंबर या 11वां नंबर है। 11-12 नंबर में 2 है हमारे। आपका है, मैं आपको बता दूं, 7 नहीं 11वां 12वां 9 10 एक 11 है, एक 12 है और एक 12। ये 11 है। 11-12 जे फॉर जापान, एस फॉर सहारनपुर, शुक्राबाद फिरोजाबाद में है ये। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। एक समाचार पत्र 9 मार्च में छपा कि जेएस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुकेश यादव और कुल सचिव श्री वंदन मिश्र को राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा 2022 में जो चयनित हुए थे अभ्यर्थी, उनकी मार्कशीट और डिग्री फर्जी मिली, जो कि जेएस विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की गई थी। इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई, दोनों लोगों की। तो हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया उसको और अपने अधिनियम की धारा 55(1) के अंतर्गत, हाँ 55 उपधारा 1, जो उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 है ना, उसकी धारा 55 की उपधारा 1 के अंतर्गत
उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ में स्थित है, उसके अवर सचिव के द्वारा जांच कराने के निर्देश किए गए। उनको जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। वो जब जांच करने गए तो वहां पर मौजूदा जो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये दोनों हमारे प्रमुख लोग जेल में हैं, जब जेल से छूट आएंगे तब हम आपको पत्रावली या साक्ष्य उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने नोटिस चस्पा किया, तारीख भी दी, लेकिन उनका अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। जब उनका अपेक्षित सहयोग नहीं मिला तो धारा 55(3) हमारे यहाँ पर है इसी अधिनियम में, 55 उपधारा 3, इसके अंतर्गत शासन स्तर पर जांच के आदेश हुए, जिसमें फिरोजाबाद के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जांच कमेटी को गठित करके इसकी जांच करें। इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इनके अनुरोध पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया, शासन से अनुरोध किया कि गृह विभाग द्वारा जांच कराई जाए। तो आर्थिक अपराध जो हमारे यहाँ पर एक शाखा है, उसके द्वारा जांच कराई हुई। तो जो अधिनियम की धारा 55(1) में अवर सचिव के जांच आख्या प्राप्त हुई, जिलाधिकारी फिरोजाबाद की जांच आख्या जो 55(3) के अंतर्गत हुई थी, और एसओजी जयपुर राजस्थान पुलिस की जांच आख्या और उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग की जांच आख्या, इनके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इसके परिसमापन किया जाए इसको, और विभागीय जो हमारे परामर्शी विभाग हैं, हाँ, परिसमापन बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, हाँ, परिसमापन किया जाए। इसके लिए हमारे परामर्शी विभाग जितने भी हैं, सबका अभिमत प्राप्त हुआ और ये प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ। हाँ जी, विश्वविद्यालय। कुलपति सुकेश यादव और कुल सचिव वंदन मिश्र। 9 तारीख को समाचार पत्रों में आया था, 9 मार्च 25। नहीं, कुलपति है सुकेश यादव, मुकेश नहीं, सुकेश, क्योंकि कई बार सुकेश यादव कम नाम मिलता है इसलिए। हाँ, वंदन मिश्र कुल सचिव रजिस्ट्रार। हाँ, फर्जी डिग्रियां दी, मतलब वहां पर जितने अभ्यर्थियों ने अपनी डिग्री प्रस्तुत की राजस्थान में, उससे दुगनी थी जितने इनकी सीट थी। तो यही प्राइमा फेसिया में दिख गया था। शारीरिक शिक्षा की भी थी, उन्होंने कृषि भी चला रखा था। हाँ, इसमें जितनी एकड़ इनको जमीन थी, इन्होंने चुपचाप उसमें से 3 एकड़ बेच भी दी थी, जो कि एक नियम के विपरीत था। तो कई जांच में कई मुद्दे निकल कर आए, चाहे तो आपको मैं बताऊं। नहीं, कृषि की मान्यता नहीं थी और कोर्स चला रहे थे वो। कई जब जांच में तो कई चीजें परतें खुली ना। हाँ, इसकी फोटो स्टेट करानी पड़ेगी फिर। अच्छा, लीजिए। अरे व्हाट्सएप ले लो, फोटो स्टेट। और इसमें विशेष इतने नहीं, इसमें आगे बता दूं, इनकी परिसमापन हुआ, लेकिन साथ में जो आगरा का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, आगरा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इसके भी सभी अभिलेख उसके संरक्षण में रखे जाएंगे और उन अभिलेखों के आधार पर जेएस विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मार्कशीट व डिग्री को आगरा विश्वविद्यालय प्रमाणित करके देगा। उनके संरक्षण में हो जाएंगे।
वही प्रमाणित कर वही प्रमाणित करके देंगे। इन छात्रों के भविष्य के लिए और सब के लिए एक कमेटी 55(6) धारा 55(6) के अंतर्गत त्रिस्तरीय अंतरिम समिति गठित की गई है। वो परिसमापन की अवधि में विश्वविद्यालय गतिविधियों का संचालन करेगी, छात्रों के हित में, शिक्षा हित में। तो जो योगी जी की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का जो अपना एक नीति है, उसके अंतर्गत ये निर्णय बहुत उल्लेखनीय है। अभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो कितने हैं और उनका क्या रहेगा? वो मैंने बताया ना, एक त्रिस्तरीय समिति बन रही है 55(6) के अंतर्गत, धारा अधिनियम की धारा 55(6) के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें चेयरमैन तो होंगी आगरा डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की वीसी, उप सचिव वहां के कुल सचिव सदस्य होंगे और एक जिलाधिकारी फिरोजाबाद का नामित सदस्य अपर एडीएम सदस्य होगा। ये संचालन फिर उसको चलाएंगे और ये बच्चों का देखेंगे, बच्चों को देख। हाँ सब। अगर इनमें किसी निधि से जो है विश्वविद्यालय में निर्माण करने का रहा होगा तो उसका क्या रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो, बना हुआ है सब। अगर कोई आएगा तो फिर आगरा विश्वविद्यालय डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ही इसका संचालन करेगा। आप कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ? लगभग 4000 स्टूडेंट हैं। बिल्डिंग और ये सब ये भी गवर्नमेंट का कुछ करने का? नहीं, वो सबका संचालन डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। एक तो ये प्रस्ताव था हमारा। दूसरा, IIMT एक विश्वविद्यालय है मेरठ में, इस ऑफ कैंपस इसने खोलने के लिए आवेदन किया था। IIMT मेरठ में ऑफ कैंपस। आपके लिए ये एक समाचार है कि भारतवर्ष में सिर्फ 2 ऑफ कैंपस उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय को मिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के यह दोनों, पहला GLA मथुरा को अनुमति मिली, LOP मिली, अब IIMT को मिली है। ये योगी जी की सरकार में उच्च शिक्षा के प्रति जो उनका वो है लगाव है और उसको प्रोत्साहन करने की जो उनकी नीति है उसके अंतर्गत है। तो 25 फरवरी 25 को इनको LOI दी गई थी, लेटर ऑफ इंटेंट, और अब ऑफ कैंपस स्थापना के लिए संचालन प्राधिकार पत्र यानी LOP दिए जाने का प्रस्ताव तो पारित। आप कैंपस सेंटर बोलेंगे? ऑफ कैंपस नोएडा में, मेरठ में बेसिक यूनिवर्सिटी है इनकी। ये जो इसका वो होगा, इसका वो यूनिवर्सिटी का ही होगा आपके? यूनिवर्सिटी का। हाँ, इसमें नियम ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी 5 साल तक सफल संचालन करती है और किसी और स्थान पर अपना ऑफ कैंपस खोलना चाहती है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो अर्हता है वो पूरी करती है, तो अनुमति। चंडीगढ़ की पूरी यूनिवर्सिटी खुली है, ऑफ कैंपस नहीं है वो चूंकि कैंपस उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय ही उत्तर प्रदेश में कहीं ऑफ कैंपस खोल सकता है। चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में थी। सिर्फ GLA मथुरा का ऑफ कैंपस की अनुमति मिली है नोएडा में, दूसरे इसको मिली है नोएडा में। ये है इसमें, ये 2 हमारे प्रस्ताव थे। थैंक यू वेरी मच माननीय उपाध्याय जी। अब आइटम नंबर 6, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी राज्य सरकार के द्वारा जनवरी 2024 में लाई गई थी। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान, बल्कि वर्तमान में ताइवान सबसे ऊपर है उसके निर्माण। तो इस उद्योग को हिंदुस्तान में प्रोत्साहन देने के लिए जो यूनिट 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके लिए केस टू केस बेसिस के ऊपर प्रोत्साहन देने की बात आज मंत्रिपरिषद ने उस पर सहमति दे दी है। जैसे केस टू केस बेसिस के ऊपर इसमें ब्याज सब्सिडी, एम्प्लॉइज कास्ट रिइंबर्समेंट, नेट SGST में छूट 10 साल तक। इसी तरीके से प्रोफेशनल्स जो उत्तर प्रदेश में मूल निवासी है 100% EPF की धनराशि की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 2000 रुपये प्रति माह। जल मूल्य में भी उसमें छूट
इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी 2 रुपए प्रति यूनिट तक की प्रतिपूर्ति 10 वर्ष तक के लिए, यानी कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर का जो यहाँ पर प्रोत्साहन देने का उद्देश्य है कि ये बड़े पैमाने पर लोग इसको देखकर आकर्षित हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो मंत्रिपरिषद ने आज स्वीकृति दी है वो 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो उन लोगों को कैश टू कैश बेसिस के ऊपर प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा है ये जीसीसी हो गया। पीलीभीत में, जनपद पीलीभीत में टनकपुर रोड के ऊपर एक नया बस अड्डा मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर बनना है। जनपद पीलीभीत में नवीन बस स्टेशन स्थापित निर्माण करने के लिए इसमें राजस्व विभाग की जमीन 1.317 हेक्टेयर 1.317 हेक्टेयर अर्थात अगर इसको मीटरों में कन्वर्ट करें तो 7,000 स्क्वायर मीटर ये जमीन सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को लीज पर दी है 30 साल की, और 2 बार इसको इनहेंस करने का भी प्रोविजन है 90 साल तक के लिए। बस अड्डा नया बन जाएगा तो उत्तराखंड और खासतौर से नेपाल तो जाने आने में सुविधा होगी, और खासतौर से इसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये जैसे ही जमीन के द्वारा सहमति हो गई, 2 वर्ष के अंदर इसको निर्माण कार्य को पूर्ण करना है। इसके अलावा चिकित्सा अनुभाग का है जी 8 नंबर, ये मंत्रिपरिषद ने आज शिव प्रसाद गुप्ता SSPG मंडलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी में पूर्व निर्मित 11 निष्प्रयोज्य जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण करते हुए 500 शैय्या मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। शिव प्रसाद गुप्ता पहले से बनारस में, जो बनारस को जानते हैं, वहां पहले से SSPG मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी में पहले से मौजूद है। उसमें 11 निष्प्रयोज्य जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण करते हुए 500 शैय्या युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाने के लिए आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी। इसमें 315 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बनेगा। 4 बरस के अंदर ये कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। इसमें 60% पैसा भारत सरकार का अर्थात 189.288 करोड़ रुपए भारत सरकार का केंद्रांश है, और राज्यांश है 126.192 करोड़, कुल 40% राज्य का, यानी कि 60 और 40 के रेशो में इस अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 500 शैय्या का बनाने जा रहे हैं। इस पर आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी। 315 करोड़ 48 लाख 4 साल तक। इसमें 11 निष्प्रयोज्य जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण। ठीक है। इसके अलावा नमा, ये खेल अनुभाग का क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के विभागीय सीधी भर्ती के 9 पद, ये 9 पद अभी तक खाली थे जी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के कुल 18 पद हैं, उसमें 18 में से 9 प्रमोशन से भरे जाते हैं नीचे से, और 9 पद डायरेक्ट भरे जाने का प्रोविजन था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों को पदक मिला हो उन लोगों के से ये भरे जाएंगे। ये नियमावली 2022 में बनी थी, लेकिन अभी तक ये खाली थे। इसमें इसको आज जो मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है वो पूरे 9 पे नहीं दी, उनका 2/3 जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे, और 1/3 जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय पदक जिन्होंने चाहे कॉमनवेल्थ गेम में, चाहे एशियन गेम में, ओलंपिक में जिन लोगों को स्वर्ण पदक
या दूसरे पदक मिले हैं तो उनसे ये भरा जाएगा। अर्थात 18 में से 6 भरे जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से और 12 पद भरे जाएंगे प्रमोशन से। तो कुल मिलाकर ये भी पूरा हो जाएगा। अभी 9 नहीं, 9 पद खाली थे। प्रस्ताव ही आया था कि 9 पद जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से भर दिए जाएं, लेकिन मंत्रिपरिषद ने इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो संपन्न हुई उसमें यह संशोधन किया गया। यह 1/3 जो है भरे जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों जो पदक विजेता होंगे और 2/3 भरे जाएंगे प्रमोशन से। अभी तक प्रमोशन से भरे जाने वाले 9 पद थे, आधे आधे थे, 50% था। अब आज के मंत्रिपरिषद के सहमति के बाद ये भरे जाएंगे 2/3 प्रमोशन से और 1/3 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं से। इसके अलावा 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर के पुराने जीर्णशीर्ण निष्प्रयोज्य आवासीय भवनों का ध्वस्तीकरण कराए जाने। हालांकि इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ध्वस्तीकरण भी हो रहा है और उसके साथ साथ इसमें 111 वो बनेंगे, मकान बनेंगे। नहीं, 108 जी। 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर के पुराने जीर्णशीर्ण निष्प्रयोज्य आवासीय भवनों का ध्वस्तीकरण कराए जाने की अनुमति आज मंत्रिपरिषद ने दे दी है। इसमें 5,61,86,000 रुपया इसमें खर्च आएगा। इसको बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। इस पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। अब इसके ऊपर जो है वो बनेंगे 108 37 वाहिनी पीएससी कानपुर के टाइप 1 स्पेशल के 108 नग आवासों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा जनपद वाराणसी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU, इसको 50 एकड़ जमीन नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गांधीनगर के पत्र द्वारा इन्होंने 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए इन्होंने मांग की थी। दिनांक 15/9/25 को प्रशिक्षित भूमि उपलब्ध दर्शाते हुए उस भूमि को आवंटित किए जाने का अनुरोध जिलाधिकारी वाराणसी से किया गया। उस क्रम में जिलाधिकारी वाराणसी के 18/10/25 द्वारा 50 एकड़ भूमि संशोधित प्रस्ताव संरक्षण शासन को प्रेषित किया गया। ये 50 एकड़ जमीन जो है इनको दे दीजिएगा। शासन ने के पास ये सर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गांधीनगर है, ये अपना गांधीनगर जी बनारस नेशनल फॉरेंसिक आराजी लाइन परगना कसबार सरकारी तहसील राजा तालाब जिला वाराणसी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के कैंपस हेतु मतलब उनका कैंपस यहाँ स्थापित होगा, उनको दिया गया परगना कसबार सरकारी ग्राम आराजी लाइन परगना कसबार सरकारी तहसील राजा तालाब जिला वाराणसी में 46 गाटा रकबा कुल 20.400 हेक्टेयर अर्थात कुल 50 एकड़ की भूमि पशुधन विभाग द्वारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के पक्ष में 99 वर्ष की अवधि है तो लीज पर निःशुल्क दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत संजीदगी से सुना और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ जी। 14 नंबर पे बोल रहे थे, अरे 14 नंबर बोला।